दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। भारत का इतिहास इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसका दूसरा एपिसोड है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका विस्तार पूर्व में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से आरंभ होकर पश्चिम में मकरान तक है। उत्तर में हिमालय तक फैले हुए इस प्रदेश का नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। इस सभ्यता का 3 प्रमुख नगर है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। इस महान सभ्यता की खोज 1853 और 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जिससे नगर का उत्खनन किया गया और उसके बाद पूरे विश्व के ऐतिहासिक मानचित्र पर भारत का इतिहास मिस्र एवं मेसोपोटामिया के बराबर रखा जाने लगा। इसके 3 प्रमुख नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। अब इसकी बारी बारी से बात करते हैं। पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक रखा गया। 1921 में इस नगर की खुदाई हुई और 2 टीला मिला जो कि बहुत विशाल था और ध्वस्त हो चुका था। यह 420 मीटर लंबा, 196 मीटर चौड़ा और 14 से 15 मीटर ऊंचा था। किले को बुर्ज बनाकर मजबूत बनाया गया था। किले के बाहर कर्मचारियों के लिए भवन बनाया गया था। कारगिरों के लिए कार्यशाला और अन्नागार बने हुए थे, मतलब गोदाम बने हुए थे। दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो। इसका कालक्रम 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व माना जाता है। बड़े बड़े इतिहासकारों का मानना है कि मोहनजोदड़ो का जो स्थान है ये हड़प्पा से 483 किलोमीटर दक्षिण में सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी ने 1922 में इस नगर का उत्खनन करवाया और उससे 2 टीला निकला। पश्चिम टीले के नीचे एक नगर दुर्ग था तथा पूर्वी टीले के नीचे मोहनजोदड़ो के निचले नगर दबे हुए थे। मोहनजोदड़ो के भवनों में जल आपूर्ति, स्नान और जल निकास के लिए नाले बने हुए थे। शहरों के नाले 6 से 7 फीट चौड़ा हुआ करते थे। बहुत सारे नाले में सीढ़ियां दी हुई थी ताकि नीचे जाकर सफाई की जा सके। जल व्यवस्था का उत्तम प्रबंध था। कुएं बने हुए थे। मोटी दीवारें मकानों का बहुमंजिला होने का सबूत देते थे। तीसरा प्रमुख नगर है धोलावीरा। यह गुजरात के कच्छ जिले के भुचाओ तालुके में स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर R.G.P. जोशी ने की थी। यह एक विशाल एवं सुरक्षा व्यवस्था से युक्त नगर था। नगर 3 भागों में विभाजित था। जो इस काल का स्टेडियम है वो यहीं पर मिला है। समाज भी कई स्तरों में बटा हुआ था। यहाँ के लोग जल संरक्षण करने में माहिर थे। बहुत सारे जलाशय और डैम बनाए गए थे पानी को एकत्रित करने के लिए। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे। धर्म क्या था कि उनका, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता का क्या धर्म था, इसकी जानकारी हमें मिट्टी की मूर्तियों एवं मुद्राओं से मिलती है। एक मुद्रा पर एक नग्न देवता का मूर्ति अंकित है जिसके 3 मुख हैं और सींग लगे हुए हैं और चारों तरफ अनेक पशु अंकित हैं जैसे हाथी, शेर, गेंडा, हिरण। विद्वान इसे शिव मानते हैं। तो इससे पता चलता है कि दुनिया का जो प्राचीनतम धर्म है वो शैव धर्म है। सिंधु सभ्यता में प्रजनन शक्ति की भी उपासना की जाती थी। बहुत सी जगहों पर लिंग और योनि का प्रतिमा भी मिला है जो जिसका हम लोग आज भी बहुत सारे मंदिरों में देखते हैं। जहां शैव धर्म के लोग रहने वाले हैं, आज भी मंदिरों में योनि और लिंग की प्रतिमा मिलती है। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों की आर्थिक जीवन कैसी थी। इस काल में आर्थिक जीवन संपन्न था। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था और लोग पशु पालते थे जैसे कुत्ता, घोड़ा,
गाय, बैल, भैंस, लेकिन ऊंट नहीं मिला है। ऊंट का कोई चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ है हमें। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दो तरह के होते थे। दूध, घी, अंडा, खजूर, ये सब भोजन में प्रयोग किया जाता था। लोग सूती कपड़े पहनते थे। सिंधु घाटी में चांदी, सोना, तांबा, ये सब धातुएं नहीं पाए जाते थे, बल्कि इसका अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था। यातायात का विकसित साधन उपलब्ध था, इसलिए व्यापार समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग दोनों तरफ से होता था। और व्यापार ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और एशिया के कुछ पड़ोसी राज्यों से होता था। जल मार्ग से, नाव से और जहाजों से होता था। और इसका प्रमाण भी मिला है कि जहाज उस वक्त उपलब्ध थे, नाव उपलब्ध थे, क्योंकि इस तरह का चित्र मुद्राओं पर अंकित होते थे। बात करें यहाँ के निवासियों की, तो यहाँ के निवासी किसी एक जाति के नहीं होते थे। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि इस शहर में लोग व्यापार और नौकरी करने के लिए आते रहे होंगे। समाज 3 भागों में विभाजित था। पहला जो उच्च वर्ग था, उच्च वर्ग शहर में रहता था, जहां शासक और उच्च अधिकारी रहते थे। दूसरा मध्यम वर्ग था, जहां व्यापारी और कुशल कारीगर रहते थे। और तीसरा वर्ग में किसान, मजदूर और श्रमजीवी रहते थे। आखिर इतनी अच्छी सभ्यता का पतन क्यों हो गया? आखिर क्या कारण रहा होगा? कुछ तो कारण रहा होगा। आइए से बात करते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन का जो सबसे पहला कारण विद्वान लोग कहते हैं वो है विदेशी आक्रमण। विद्वानों का कहना है कि सिंधु सभ्यता का पतन इसलिए हो गया क्योंकि विदेशियों ने आक्रमण किया। किसने किया सुनिश्चित नहीं है, लेकिन आक्रमण हुआ जरूर, क्योंकि 48 नर कंकाल मिले थे जिस पर किसी तेज धार से आक्रमण किया गया है। संभवतः वो तलवार हो सकता है। तो पहला कारण तो ये बताया जाता है, विदेशी आक्रमण। दूसरा कारण बताया जाता है बाढ़। कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन इसलिए हो गया क्योंकि 7 परतें ऐसी मिली है जो 7 बार बाढ़ की वजह से नष्ट होने का प्रमाण देती है, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तीसरा कारण विद्वान बताते हैं भूकंप। कई बार भूकंप आया है जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। भूकंप के दरारों में पूरा नगर विलुप्त हो गया। चौथा कारण बताया जाता है सूखा। विद्वानों का कहना है कि शायद सूखा पड़ जाने की वजह से भी इसका पतन हो गया। बहुत दिन तक वर्षा नहीं हुई, इसके वजह से जो खुशहाल नगर था, खुशहाल जगह था, वो मरुस्थल में बदल गया। पांचवा और आखिरी कारण बताया जाता है सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन। सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया। सिंधु नदी लगभग 30 किलोमीटर इस सभ्यता से दूर चली गई। तो ये भी एक कारण बताया जाता है इस पतन के होने का। ये तो था कारण। अब अंत में बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की क्या क्या देन है। तो सिंधु सभ्यता की तो बहुत सारी देन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है वो है धर्म में। जो आज हम पूजा करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, लक्ष्मी, चंडी, काली, सरस्वती, इस सब की पूजा सिंधु सभ्यता में हुआ करती थी, जो कि आज भी मौजूद है। जो उत्सव पे हम लोग ढोल बजाते हैं, ये भी उसमें हुआ करता था, जो कि आज मौजूद है। आभूषण पहनना, नए नए वस्त्र पहनना और शतरंज खेलना, ये सारा चीज सिंधु सभ्यता का देन है। तो आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में बढ़ाएंगे। आगे का वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। धीरे धीरे जैसे कहानी बढ़ेगा और भी इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू।